नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है SIQE या CC। SIQE जो राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के अंदर 1 से 5 में अध्ययनरत बच्चों के लिए लागू है। SIQE नाम से जाना जाता है। इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल के नाम से हम जानते हैं। तो SIQE जिसे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी शिक्षा में गुणवत्ता लाना, तो इससे संबंधित है। तो इसको हम सारे प्रश्नों को आज कवर करेंगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। CC या SIQE को लेकर सारी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाए और आपको कोई थ्योरी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। तो आप जुड़े रहिए, इन प्रश्नों को जरूर देखिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो हम प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले एक बार 5 का पहाड़ा याद करते हैं। 5 का पहाड़ा पूरा याद नहीं करना, 5, 10 और 15 याद करने हैं अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 5, 10 और 15। और हम इसमें जो चीज ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे 5N, 10C और 15 नीलम। तो इसमें 5N का मतलब है 5 में NCF लागू हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से लागू हुआ, जिसमें पहली बात कही गई एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, NCF 2005, NCF 2005 और RT 2009। इसकी भावना के अनुरूप 2010 में CCE लागू किया गया, CCE लागू किया गया। और 2015 में उस CCE को राज्य में SIQE कार्यक्रम के रूप में इसके नियम जो है वो लागू किए गए। इसके नियम लागू किए गए 2015 में। तो 2005 में क्या हुआ, NCF, 2010 में CCE पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में चालू हुआ और 2015 में जो SIQE है इसके नियम पूरी तरह से कार्यक्रम के रूप में इसको चालू किया गया। तो दोस्तों अपना जो पहला प्रश्न है वो है SI प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो हमने भी बात की 2015 में SIQE को एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। ये जो समन्वित कार्यक्रम है इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। एक थी CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक था ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और जो 2010 से कार्यक्रम चल रहा था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इन तीनों कार्यक्रमों को मर्ज करके एक समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो यहां हम प्रश्न देखते हैं SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो SIQE प्रक्रिया का भाग CCP है, ABL है, CCE है। तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा B। तो यहां TCP जो है वो SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपने को इस पर ध्यान भी देना है। SIQE जो है इसके लिए एक परिचालन समिति बनाई गई है। कार्यकारी समिति इसके फंक्शन के लिए अलग काम करती है और इसको तकनीकी सहायता देने वाली समिति अलग है। तो हम तीनों को ब्रीफली अपन ध्यान देते हैं। तो SIQE जो है इस परियोजना का संचालन कौन करता है? तो इसके लिए एक परिचालन समिति बनाई गई है। परिचालन समिति शिक्षा परिषद के जो आयुक्त है उसके अंडर में ये समिति काम करती है। और इस समिति के अंदर जो ये तो समिति केवल क्या बनाती है, नियम बनाती है। और इन नियमों निर्देशों के आधार पर SIQE का जो संचालन है वो निदेशालय करता है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में स्थित है, वो इसका संचालन करता है। और किसके अंतर्गत संचालन करता है? तो एक परिचालन समिति है, उसके अंतर्गत इसका संचालन होता है। दोस्तों SIQE के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिससे पहले CCE कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा था। CCE भारत सरकार ने सभी राज्यों में चलाया और इसी को SIQE के नाम से राजस्थान सरकार ने एक समन्वित कार्यक्रम चालू किया। इस समन्वित कार्यक्रम की शुरुआत 2015-16 में हुई। CCE की कार्यक्रम की 2015-16 में, CCE कार्यक्रम 2010-11 में। तो यही CCE मर्ज होके आ गया SIQE में।
SIQE चालू करने के लिए सबसे मुख्य अथॉरिटी कौन सी? तो परिचालन समिति है एक। उस परिचालन समिति के अंडर में संचालन कौन करता है? तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों अभी हमने बात की थी समन्वित कार्यक्रम में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और तीसरा था CCE, C से सतत कंटिन्यूअस, दूसरे C से व्यापक और E से मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये एक भाग है SIQE के जो कार्यक्रम है उनका एक पार्ट है जो राजस्थान में 2010 से ही चल रहा था। 2015 में इसको SIQE का भाग बना दिया गया। तो यहां वापस हम बात करते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमेशा एक बात का ध्यान रखें, सत्य है, असत्य है, सही है, गलत है, इसको ढंग से पढ़ें आप। कई बार क्या होता है, पहले ऑप्शन पे जाते हैं, सही लगता है और उसको आंसर मान लेते हैं, इसमें अपने को त्रुटि होने की संभावना रहती है, इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। यहां पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों देखते हैं, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल CCE विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी देखी जाती है, तो ये भी कथन सही है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। निदानात्मक मूल्यांकन इसमें है। और चौथा, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी सही है। तो अपना जो आंसर होगा CCE से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर C कथन जो है वो गलत है। फिर से देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसे हम CCE के नाम से जानते हैं, 2010 से चल रहा है। और इसमें जो गलत कथन अपन ने लिया, इसका मतलब विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल ठीक बात। विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, ठीक बात। बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज भी देखी जाती है। औपचारिक अनौपचारिक जो दोनों प्रविधियां हैं उनका भी उसमें डाटा रखा जाता है या उनको भी देखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह इसमें आंसर C है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे हम व्यापक मूल्यांकन के नाम से जान रहे हैं, का उल्लेख RTE की किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख RTE की धारा 29(1) में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को केवल शैक्षिक या केवल औपचारिक रूप से मूल्यांकन नहीं करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए उसके सभी पक्षों को देखना है। धारा 29(1) के अंदर किसके बारे में वर्णन है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो यहां हमारा आंसर होगा जो होगा B। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सतत एवं समग्र मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले में लागू हुआ? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले में लागू हुआ? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने अभी बात की 2010, वर्ष 2010, सत्र अगर बात करें तो 10-11, यहां ध्यान रखें वर्ष 2010, और कौन सा वर्ष सत्र बनेगा? तो 2010-11 में जयपुर के 20 शहरी विद्यालय और अलवर के 40 शहरी विद्यालय, यानी जयपुर और अलवर दोनों जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चालू किया गया था। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आंसर सही बनेगा वो बनेगा B। हम बात कर रहे हैं CCE की। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सबसे पहले राजस्थान में कहां चालू हुआ? तो अलवर और जयपुर जिलों में। कितने विद्यालयों में? तो 60 विद्यालयों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में D ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाती है? तो दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्म्स है उसके अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कुल 9 ग्रेड दी जाती है। कितनी ग्रेड दी जाती है? कुल 9 ग्रेड दी जाती है। इन 9 ग्रेड में अगर हम इसको बांटें तो A1, A2, B1, B2,
C1 C2 यहां तक कंटिन्यू है। फिर उसके बाद में ग्रेड है D और उसके बाद में है E1 और E2। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखें तो डी ग्रेड अपने आप महत्वपूर्ण बन जाती है, कारण बाकी सभी ग्रेड्स को 1 2 में बांटा गया है, लेकिन डी ग्रेड को 1 और 2 में बांटा नहीं गया है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि कुल कितने ग्रेड्स दी गई, कुल 9 ग्रेड्स दी गई, और उसमें से डी ग्रेड जो है वो कितने अंक, औसत अंक प्राप्त करने पर आएगा, कितने प्रतिशत अंक पे आएगा। तो बिना कंफ्यूज हुए अपने को देखना है आंसर ए, 33 से 40 अंक यदि बच्चा प्राप्त करता है तो उसे ग्रेड जो दी जाएगी वो ग्रेड दी जाएगी डी। अगर हम बात करें सभी अंकों की तो ए पे 91 से 100, अगर बात करें 81 से 90, B1 की बात करें तो 71 से 80, अगर B2 की बात करें तो 61 से 70, अगर C1 की बात करें तो 51 से 60, अगर हम C2 की बात करें तो यहां पर 41 से 50, और D की बात करें तो 33 से 40। यहां E की बात करें तो E की जो ग्रेड है वो 21 से 32, और E2 की बात करें तो वह जो 21 या 20 से जो नीचे की ग्रेड है वो किस में आएगी, E2 में। दोस्तों E1 और E2 ग्रेड जो प्राप्त करते हैं बच्चे, उन्हें उस कक्षा में रखा, अपग्रेड नहीं किया जाता है। तो यहां पर कुल कितने ग्रेड्स बने, 9 ग्रेड्स बने, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 और E2। यहां पर जो प्रश्न है वो है डी ग्रेड का, और डी ग्रेड जो है वो 33 से 40 प्रतिशत अंक करने वाले छात्रों को दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी समिति ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अपनाने पर बल दिया। दोस्तों ये सभी समितियां शिक्षा से संबंधित है, लेकिन मुख्यतः जो CCE के बारे में सुझाव दिया था वो दिया था गीता भुक्कल समिति द्वारा। गीता भुक्कल समिति ने, और सबसे पहले कौन, इन्होंने जो सुझाव दिया वो 9वीं कक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने पर दिया था। तो CCE का जो सुझाव है वो गीता भुक्कल समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली में B2 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक वाले छात्र को दी जाती है। यह लेक्चरर व्याख्याता परीक्षा का सीधा सीधा सवाल है जो प्रश्न पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो पूरे टॉपिक को कवर कर सकें वही लिए हैं, और आपको ये मान के चलिए इन प्रश्नों की जानकारी होना परीक्षा में जाने से पहले आवश्यक है। सभी प्रश्न अपने को याद होने चाहिए। वापस देखते हैं कौन सी ग्रेड की बात की है, B2 ग्रेड की है। अभी हमने सारी ग्रेडिंग देखी थी, तो B2 ग्रेड की बात करें अगर हम, तो B2 ग्रेड मिल रही है। यहां देखिए दोस्तों 61 से 70 अंक अगर प्राप्त हो रहे हैं तो ग्रेड बनती है B2। हमारा यहां प्रश्न है B2 का। वापस देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली में B2 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक वाले छात्र को प्रदान की जाती है। तो B2 अपन ने अभी देखा था 61 से 70 प्रतिशत जो अंक आ रहे हैं उन बच्चों को कौन सी ग्रेड दी जाएगी, B2 ग्रेड दी जाएगी। तो यहां हमारा आंसर सही होगा C। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए ABL कक्ष का निर्माण किया जाता है। ABL कक्ष, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हिंदी में इसको हमने गतिविधि आधारित शिक्षण नाम दिया है। तो ABL जो कक्ष है, ABL का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए एक ऐसा कक्ष तैयार करना जिसमें उनसे संबंधित उस कक्ष में चित्र हो, जो कार्ड्स वगैरह हो खेलने के लिए, और जो पहाड़े गिनती अल्फाबेट्स है ना वो चारों तरफ वो उनको देख सके। तो ये वो जो कक्ष निर्मित किया जाता है वो ABL कक्ष के नाम से, और एक किट आता है जिसे ABL किट के नाम से जाना जाता है। तो ये कक्षा 1 और 2 के अंदर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वापस SIQE से संबंधित प्रश्न है। SIQE के सभी अकादमिक कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो एकेडमिक कार्य करने के लिए, अकादमिक कार्य के लिए अपन ने बात करी थी संचालन तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, लेकिन
और तकनीकी सहयोग बोध शिक्षा समिति। 3 प्रश्न आप ध्यान रखें। संचालन सबसे ऊपर तो इसमें 1 नंबर पे आ गया परिचालन समिति। परिचालन समिति किसके अंडर होती है? तो शिक्षा परिषद के आयुक्त के अंडर बनती है, वो उसका हेड होता है। दूसरा, इसके जो संचालन का कार्य है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये कहां पर है? तो बीकानेर में है दोस्तों, बीकानेर में। अगर हम बात करें अकादमिक, इसको सहयोग कौन प्रदान करता है? तो अकादमिक सहयोग इसको प्रदान करता है RSCERT, जो कहां पर है? उदयपुर में है। और चौथा, इसको जो तकनीकी सहयोग है वो कौन प्रदान करता है? तो तकनीकी सहयोग के लिए एक समिति है जिसे बोलते हैं बोध शिक्षा समिति। बोध शिक्षा समिति दोस्तों कूकस में है, जयपुर में है, और मैं स्वयं विजिट कर चुका हूं और इनसे संबंधित ट्रेनिंग्स भी दे चुका हूं। तो बोध शिक्षा समिति के अंडर में इनको जो ट्रेनिंग्स वगैरह है या जो पाठ्यक्रम वगैरह है, सिलेबस उनका तैयार किया जाता है, उनके अंडर में ट्रेनिंग्स ली जाती है। तो तकनीकी सहयोग बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर हमारे को प्रश्न पूछा है अकादमिक कार्य, तो दोस्तों अकादमिक कार्य उदयपुर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला देखते हैं प्रश्न, ABL का पूरा नाम बताइए। अभी अपने बार बार रिपीट हो गया ये प्रश्न, है ना, इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखें आप। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये प्रश्न दिया है इसलिए गया है कि सिमिलर ऑप्शन जब आते हैं तो हमारे से गलती होने की संभावना रहती है, तो हमें सिमिलर ऑप्शन में ध्यान देके अपने को आंसर देखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है वो किस सत्र से शुरू हुआ? बहुत आसान प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अपन ने बात की अभी NCF 2005, CCE 2010 और SIQE 2015। मैंने शुरुआत में ही 5 का पहाड़ा बताया था। NCF 2005, CCE 2010 और SIQE 2015, ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, 5 का पहाड़ा याद करना है। यहां पर बात है CCE की, तो CCE है 2010 में, तो यहां पर सत्र आएगा 2010-11। पहला आंसर A ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से SIQE परियोजना का उद्देश्य है। SIQE योजना किस उद्देश्य से चलाई गई? पहला, शिक्षकों की क्षमता वर्धन करना, बिल्कुल ठीक बात है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, बिल्कुल ठीक बात है। विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना, यह भी ठीक बात है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा D, उपरोक्त सभी। ये सभी जो कार्य है वो SIQE का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, SIQE का पूरा नाम बताइए। दोस्तों देखिए, हम जो इंग्लिश में नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये व्याख्याता में पूछा जा चुका है। हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ध्यान अपने को रखना है कि हिंदी ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए राज्य पहल, देखने में ठीक लग रहा है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं होगा, तो ये गलत हो गया अपना ऑप्शन। उत्तम शिक्षा के लिए राज्य पहल, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, बिल्कुल बिल्कुल ये कथन सही है। उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो यहां हमारा आंसर बनेगा C। अगला प्रश्न देखते हैं, CCE पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कक्षा 1 से 5 में कितने विद्यालयों में लागू किया गया था? दोस्तों अभी अपन ने एक प्रश्न देखा था, 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये CCE लागू हुआ था। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में CCE लागू हुआ और किन जिलों में हुआ? तो अलवर और जयपुर जिलों में लागू हुआ। अलवर और जयपुर जिलों में लागू हुआ। अलवर के इसमें कितने विद्यालय रखे गए? तो अलवर के दोस्तों 40 विद्यालय रखे गए, जयपुर के 20 शहरी विद्यालय शामिल किए गए। तो इस प्रकार पहले चरण में ये 60 विद्यालयों में लागू हुआ। यहां कुल संख्या पूछी है, जिले में संख्या नहीं पूछी, तो ऑप्शन अपना जाएगा D, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
सीसीई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2010 में कक्षा 1 से 5 में कहां लागू हुआ? ये वापस प्रश्न अपने भी चर्चा कर ही ली इस पे। जयपुर और अलवर दोनों जिलों में इसको लागू किया गया। कितने विद्यालयों में? तो 20 और 40 में लागू किया गया। तो इस प्रकार दोनों में लागू है, तो अपना ऑप्शन जाएगा सी बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों में ये लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्र 2012-13 में चरण इसका सेकंड आ जाता है। पहला चरण आता है 2010-11 में, दूसरा चरण आता है 2012-13 में। तो 2012-13 में सीसीई द्वितीय चरण में 178 ब्लॉक के, ध्यान रखना दोस्तों, 178 तो है ब्लॉक की संख्या। ब्लॉक से यहां तात्पर्य राजस्थान में शिक्षा के जो ब्लॉक हैं वो रखे गए हैं पंचायत समिति के आधार पे। जो पंचायत समिति है वहां शिक्षा के ब्लॉक निर्धारित हैं। तो 178 पंचायत समिति या 178 शिक्षण ब्लॉकों के 3059 विद्यालयों में द्वितीय चरण में सीसीई लागू हुआ। हम बात कर रहे हैं सीसीई की। सीसीई शुरुआत हो चुकी थी 2010 में दोस्तों, शुरुआत हो चुकी थी 2010 में, और 2010 के बाद में इसी प्रोग्राम को समन्वित कर दिया गया 2015 में। किसमें समन्वित कर दिया गया? तो SIQE में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में सवाल भी देखते हैं, और बहुत सारे मैंने देखा है किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ है कि SIQE कार्यक्रम चालू हो गया 2010 में। दोस्तों SIQE प्रोग्राम है वो स्टेट का प्रोग्राम है, नाम ही स्टेट का इनिशिएटिव है उसमें। तो हमें बिल्कुल कंफर्मली ये ध्यान होना चाहिए कि सीसीई पहले से चल रहा था। सीसीई में मिलाया ABL को और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को, और स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया SIQE। तो जो पहले से चल रहा है वो चल रहा है 2010 से। SIQE बना 2015 में। पहला चरण 60 विद्यालयों में, दूसरे चरण के अंदर सेकंड चरण में इसमें आ गए 3059 विद्यालय। और यहां प्रश्न में एक प्रश्न और दे दिया है प्रश्न में ही कि कितने ब्लॉक लिए? तो 178 ब्लॉक लिए। फिर तीसरा चरण आता है, और चौथे चरण में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जब शुरुआत कर रहे थे तो प्राथमिक विद्यालयों पे जोर ज्यादा था। फिर क्योंकि एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और एक माध्यमिक शिक्षा विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंडर में 5वीं और 8वीं तक के स्कूल आते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंडर में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल आते हैं। तो जब SIQE चालू किया गया तो इन विद्यालयों के साथ साथ 10वीं और 12वीं के भी विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण हो रहा है, 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण हो रहा है, तो उन सब में लागू किया गया। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना दोस्तों। वापस देखते हैं अपन, हम बात कर रहे हैं सीसीई की। तो सीसीई यहां पहले से चल रहा था। सीसीई कब से चल रहा था? 2010 से। उसमें 3 प्रोग्राम मिलाए, सीसीई, ABL और CCP। तो 2015 में बना दिया SIQE। सीसीई जो पहले चरण में चला 60 स्कूलों में, दूसरे चरण के अंदर हमने बात की 3059 स्कूलों में, 3059 स्कूलों में। यहां जो शिक्षा निदेशालय है, 2 अलग अलग अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एक है माध्यमिक शिक्षा विभाग। यहां अंतर क्या आया जब SIQE लागू हुआ? उससे पहले 5वीं और 8वीं जिन स्कूलों में यहां तक ही विद्यालय हैं, यानी विद्यालय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक है, तो उनमें CCE लागू था। लेकिन ये जरूरत महसूस हुई कि जो सीनियर विद्यालय हैं 10वीं तक के, या हम कहें 12वीं तक के सेकेंडरी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें भी इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। तो जब SIQE लागू हुआ तो SIQE लागू होने के साथ राज्य के समस्त विद्यालय, राजकीय विद्यालय में शब्द काम में ले रहा हूं कि चाहे वो 5वीं तक का हो, 8वीं तक का हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, इन सभी विद्यालयों में SIQE कार्यक्रम चालू कर दिया गया। अब यहां जो प्रश्न है वो है सीसी के दूसरे चरण से संबंधित, तो 3059 स्कूल में ये लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, SIQE में 2022-23 में कितने योगात्मक आकलन रखे गए हैं? ये
अभी इस सत्र की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सत्र के अंदर कुल 3 आकलन रखे गए हैं, 3 योगात्मक आकलन, जिन्हें सबमिटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कितने सबमिटिव असेसमेंट है? तो सबमिटिव असेसमेंट 1, सबमिटिव असेसमेंट 2, सबमिटिव असेसमेंट 3, इनके नाम से ये आकलन, योगात्मक आकलन रखे गए हैं। एक वर्ष में, यानी अभी जो सत्र चल रहा है 2022-23 साल चल रहा है, 2023 अभी, और सत्र है 2022-23। कब शुरू हुआ और कब अंत हुआ, इस आधार पर शैक्षणिक सत्र निर्धारित होता है। तो 2022-23 में कुल कितने योगात्मक आकलन होंगे? तो 3 होंगे, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। तो इस प्रकार यहां जो प्रश्न है उसमें अपना ऑप्शन सी सही होगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें। इस सत्र में कुल कितने योगात्मक आकलन होंगे? तो 3 योगात्मक आकलन होंगे। योगात्मक आकलन को बोलते हैं एस ए सबमिटिव असेसमेंट। और एक और चीज ध्यान रखने की बात है, एक सबमिटिव असेसमेंट के अंदर हमारे को 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट रखे जाते हैं। इनको बोलते हैं रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, एक सबमिटिव असेसमेंट में 2 रचनात्मक आकलन आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे बात करें दोस्तों, तो यहां हमारा जो प्रश्न है, एसआईक्यूई में कितने योगात्मक आकलन रखे गए हैं इस सत्र में? तो 3। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी पिछले प्रश्न से कोरिलेट रखता हुआ। अभी हमने बात की एक सत्र के अंदर 3 सबमिटिव असेसमेंट, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। एक सबमिटिव असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फिर अगले के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। तो इस प्रकार कुल जो रचनात्मक, इनको हिंदी में हम कहेंगे रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन एक सत्र में, विशेषकर हम बात कर रहे हैं जो अभी चालू सत्र है उसकी, तो क्योंकि प्रश्न जो आना है वो 2022-23 से आना है। हम गाइड्स पढ़ते हैं कई बार पिछली, तो पिछले सत्र में और इस सत्र में कोई चेंजेस हैं तो हम कई बार क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 2022-23 की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एसआईक्यूई या सीसीई, इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता और कहीं से नहीं रहेगी। एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो इनसे कवर होगा। आगे बात करें 2022-23। 2022-23 में कितने रचनात्मक आकलन होंगे? तो रचनात्मक आकलन होंगे 6। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एसआईक्यूई में 2022-23 में योगात्मक आकलन किस मास में नहीं रखा गया है? दोस्तों हमने बात की एस ए योगात्मक आकलन कितने होने हैं? 3 होने हैं, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। तो ये कब कब होने हैं? तो कब कब होने हैं भाई? ऐसे 1 होना है सितंबर में, ऐसे जो 2 है वो होना है जनवरी में, और SA3 जो होना है वो होना है मार्च में, और अगस्त में कोई योगात्मक आकलन नहीं होगा। तो किस मास में नहीं रखा गया? तो आंसर जाएगा अगस्त के महीने में कोई भी योगात्मक आकलन जो है वो रखा नहीं गया है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो पाठ्यक्रम का जो विभाजन है, पाठ्यक्रम का विभाजन, शायद आगे प्रश्न आएगा अपने, पाठ्यक्रम का विभाजन 45% जो कोर्स है वो ऐसे 1 में रखा गया है, 40% कोर्स जो है वो ऐसे 2 में रखा गया है, और शेष जो 15% कोर्स है वो ऐसे 3 के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार 100% जो सिलेबस है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फिर से रिपीट करें दोस्तों, एक साल में कितने योगात्मक आकलन? 3 योगात्मक आकलन में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट? 6। 3 योगात्मक आकलन कब कब होने हैं? सितंबर, जनवरी और मार्च में 3 योगात्मक आकलन होने हैं। पहले योगात्मक आकलन में कितने % कोर्स आना है? 45%। दूसरे योगात्मक आकलन में 40%। तीसरे योगात्मक आकलन में 15%। अगला प्रश्न देखते हैं,
SIQE 2022-23 में संपूर्ण पाठ्यक्रम विभाजन में सही नहीं है। अभी हमने पिछले स्लाइड में इस प्रश्न को हल किया था, तो वापस देख लेते हैं उस स्लाइड को ही। SA1 में 45%, SA2 में 40% और SA3 में 15%। यहां प्रश्न में पूछा है संपूर्ण पाठ्यक्रम विभाजन में सही नहीं है। पहली बात यहां देखते ही आंसर हो रहा है SA4 कोई होता ही नहीं है, इसका मतलब आंसर अपना ये होगा SA1 45% ठीक बात है, SA2 40% ठीक बात है और SA3 15% ठीक बात है। तो यहां विभाजन में सही नहीं है SA4। 2022-23 में SA4 रखा नहीं गया है, SA4 नहीं होगा तो विभाजन की बात ही उठती नहीं है। कितने ऐसे होंगे, तो सबमिटिव असेसमेंट कितने होंगे, 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने होंगे, 6। इन तीनों का विभाजन इस प्रकार है, महीना सितंबर, जनवरी और मार्च। तो यहां पर अपना ये प्रश्न बिल्कुल आप ध्यान रखें, इस सेशन में ये कैसे कैसे होना है। अगला देखें, SIQE CC की तकनीकी सहायता बोध शिक्षा समिति, ये कहां स्थित है दोस्तों? बोध शिक्षा समिति हमने बात की, SIQE या जो CCE है, CCE के लिए हमने परिचालन समिति की बात की, परिचालन समिति की बात की। उसके बाद में संचालन किसके द्वारा किया जाता है, संचालन किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जो अकादमिक कार्य हैं, जो अकादमिक कार्य हैं वो किसके द्वारा किया जाता है। और यहां पर तकनीकी सहायता, ये प्रश्न चारों प्रश्न अपन बार बार ले रहे हैं। परिचालन समिति आयुक्त के अंडर काम करती है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में है। ये प्रश्न अपन पहले भी इस तरह के चारों प्रश्न देख चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। संचालन निदेशालय करता है, निदेशालय ये कहां स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है, बीकानेर में। अकादमिक कार्य करता है RSCERT उदयपुर, और तकनीकी सहायता प्रदान करती है बोध शिक्षा समिति, जो कहां पर है, जयपुर में। प्रश्न थोड़ा एक स्टेप बढ़ के है, जयपुर में कहां, कनकपुरा, जयपुर नहीं, कूकस जयपुर बिल्कुल ठीक है। कूकस के अंदर बोध शिक्षा समिति का जो है कार्यालय है, संस्था है। जामडोली जयपुर, ये बाकी अपने आप गलत हो जाएंगे, तो यहां हमारा ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही होगा, कूकस जयपुर। अगला प्रश्न देखें, SIQE परियोजना परिचालन समिति का प्रमुख होता है। ये अपन अभी प्रश्न अपन हल कर चुके हैं, चारों प्रश्न अपने को ध्यान में रखने हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिचालन समिति का प्रमुख होता है, तो परिषद का जो आयुक्त है वो परिचालन समिति का अध्यक्ष होता है। तो यहां पर अपना जो पहला ऑप्शन है वो सही जाएगा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। निदेशक संचालन का कार्य करता है, RSCERT है जो है तकनीकी सहायता देती है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, SIQE से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन है। कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पे विचार करें और उनमें से असत्य कौन सा है। परियोजना समिति की बैठक 3 माह में एक बार होती है। बिल्कुल दोस्तों यहां ध्यान रखें, जो कार्यकारी समूह है जो उपायुक्त के अंडर में है, उसकी बैठक 2 माह में एक बार, और परियोजना समिति की बैठक 3 माह में एक बार। तकनीकी सहायता बोध शिक्षा समिति, अभी प्रश्न दिया अपन ने कहां पर स्थित है, तो कूकस में। कूकस कहां पर, जयपुर में। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं अपने जीके में, एक शब्द आता है कूकस और एक आता है कनकपुरा, दोनों जयपुर में है। कनक सॉफ्ट है बोलने में, इसलिए यहां पर कौन सा पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, और कूकस बोलने में हार्ड है, तो यहां पर हार्डवेयर पार्क। तो ये 2 जीके के प्रश्न भी ध्यान रखें आप। यहां जो तकनीकी सहायता के लिए बोध शिक्षा समिति है वो कहां पर है, कूकस में। ये प्रश्न भी बिल्कुल, ये पंक्ति भी ठीक है, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। परिचालन समिति में 4 जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि 2 माह में बैठक होती है, यहां ऑप्शन में हमारे को दिया हुआ है 3 माह में, तो ये गलत है कथन। तो हमारा आंसर जो है वो राइट होगा बी। बी कथन जो है वो क्या है, गलत है। परिकार्यकारी समूह की बैठक 3 माह में नहीं 2 माह में होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न, CCE में कितने प्रकार की ग्रेड दी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं। CCE में कुल 9 प्रकार की ग्रेड दी जाती है।
और अभी हमने बात की A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E1 और E2। तो इस प्रकार 6 और 3 9 ग्रेड सीसी में दी जाएगी। हमने अभी नंबर भी देखे, कितने नंबर वाले को ग्रेड दी जाएगी। तो 91 से 100 नंबर अगर आ रहे हैं तो ए ग्रेड, 81 से 90 तक हैं तो A2 ग्रेड, 71 से 80 है तो B1 ग्रेड। वापस रिपीट कर रहे हैं अपन इस बात को, 61 से 70 ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कई बार, तो इसको इंपॉर्टेंट माने। B2 ग्रेड 61 से 70। फिर हम बात करें 51 से 50, 51 से 60। फिर हम बात करें 41 से 50 तो C2 ग्रेड। अभी हमने एक प्रश्न देखा डी ग्रेड का, तो डी ग्रेड में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है हमारे को, 33 से 40। यहां डी ग्रेड में एक बात और है कि D1 और D2 नहीं होता, यहां D1 और D2 नहीं होता। 21 से लगाकर 32 तक के जो है वो E1 है, और 20 या 20 से नीचे का जो भी ग्रेड है वो कौन सी ग्रेड है, E2 ग्रेड है। यहां पर कुल कितने ग्रेड्स बन गए, तो 9 ग्रेड बन गए। CCE के अंतर्गत कुल 9 ग्रेड्स हैं। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी यहां पर हमारा आंसर सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। SIQE का ध्येय वाक्य है, SIQE का ध्येय वाक्य है। तो दोस्तों यहां पर शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये NCF 2005 में कहा गया था। सभी छात्र पढ़ सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, और ये इसको SIQE का ध्येय वाक्य भी कहा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी सही होगा। दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, SIQE जब चालू किया गया 2015 में, तो उस समय में दिक्कत क्या है सरकारी विद्यालयों में, ये खोज करने की कोशिश की गई। तो सरकारी विद्यालयों में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, उन बच्चों में एक समस्या होती है कि बहुत अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं। उनका स्तर जो है वो अलग अलग होता है। कुछ बहुत बुद्धिमान होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं और कुछ बहुत कमजोर विद्यार्थी होते हैं। इन सबको एक साथ एक कक्ष में हम बैठाकर अगर हम अध्यापन कराएं तो किसी न किसी एक श्रेणी के बच्चों के साथ में हम अन्याय कर रहे हैं। तो SIQE या CC कार्यक्रम में बच्चों को उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग किया गया, ताकि उनका जो शिक्षण है, कक्षा भले ही उनकी जो है आयु के आधार पर बनी रहे, लेकिन उनका जो कक्षा स्तर है उसके अनुरूप उनको शिक्षण कार्य करवाया जाए। तो यहां पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि जो सभी बच्चे हैं वो तो पढ़ सकते हैं और सभी अध्यापक, सभी शिक्षक जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग कर दिया गया, तो बच्चों को उनके स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। अगर उनको स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाएगी तो सभी बच्चे पढ़ पाएंगे। हो सकता है बच्चा जोड़ बाकी नहीं जानता हो और हम उसको परिमेय अपरिमेय की जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहे हों या अन्य बड़ी जानकारी जो है वो दे रहे हों, तो बच्चा गेन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर इस SIQE का ये उद्देश्य था कि बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप बांटा जाए। जब कक्षा स्तर की बात करें हम, तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। SIQE से संबंधित दस्तावेज नहीं है। दोस्तों केवल बच्चे को जो है, बच्चे का परीक्षा नहीं लेनी है, यहाँ पर बच्चे का जो पूरा मूल्यांकन है वो करना है, और उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उनमें से जो दस्तावेज है वो नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों का कक्षा स्तर व कक्षा स्तर से न्यून योजना प्रारूप, अगर वो कम का है तो उसकी योजना बनानी है, डायरी है, टर्मवार आकलन अंकन पुस्तिका या चेकलिस्ट भी है। उसके बाद में हम बात करें उसका आधार रेखा मूल्यांकन या पदस्थापन, अगले प्रश्न में देखेंगे हम इनमें अंतर क्या है। और उनका जो प्रविष्टियां हैं, जैसे साल भर का एक रजिस्टर परीक्षा का होता है, उस तरह का एक रजिस्टर जिसे हम वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका कहते हैं, बिल्कुल इसका पार्ट है। बच्चे ने साल भर जो भी काम किया है, जो भी कार्यपत्रक हल किया है, तो उसको पोर्टफोलियो फाइल के नाम से दिया गया है, ये भी इसका भाग है। पोर्टफोलियो फाइल में बच्चे से संबंधित सभी जानकारियां रहती है। तो इस प्रकार ये सभी जो हैं ये SIQE के दस्तावेज हैं जिन्हें शिक्षक को भली भांति संधारित करना होता है। तो कुल मिला के इन सभी दस्तावेजों को, बच्चे से संबंधित दस्तावेजों को उनमें इंद्राज करना होता है। अगले प्रश्न, आधार रेखा आकलन किस विषय में नहीं किया जाता। आधार रेखा आकलन, जिसे दोस्तों बेस लाइन
के नाम से भी जाना जाता है। बेस लाइन आकलन जो है वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी इन तीनों विषयों का किया जाता है, लेकिन पर्यावरण का आधार रेखा आकलन नहीं लिया जाता, क्योंकि पर्यावरण जो है वो कक्षा 3 से 5 में पढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बच्चा पर्यावरण के प्रति जानकारी रखता होगा। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो हमारा डी सही होगा। आधार रेखा आकलन पर्यावरण विषय का नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। SIQE कार्यक्रम राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय में किस सत्र से प्रारंभ किया गया? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। SIQE कार्यक्रम राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय में सत्र पूछा है, तो सत्र बनेगा 2015-16। ये प्रश्न अपन कर चुके हैं। वापस NCF मैंने 5 का पहाड़ा आते ही बताया था 2005, CCE 2010, SIQE 2015, CCE सत्र पूछे तो 2010-11, SIQE का सत्र पूछे तो 2015-16, तो यहां पर अपना आंसर जाएगा 2015-16। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमने जो सभी प्रश्न हैं 30 प्रश्न हैं अपने स्लाइड में वो करने की कोशिश की है। एक और चीज अपने को यहां ध्यान में रखनी है, जो प्रश्न नंबर अपना आधार रेखा से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों आधार रेखा और यहां एक शब्द पदस्थापन आया है। आधार रेखा जिसे हम जानते हैं बेसलाइन के नाम से, और एक आया है पदस्थापन। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पदस्थापन है, ये पदस्थापन हर वर्ष होता है। हर साल बच्चे का जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चा हमारे तक आता है, तो हर वर्ष हम उस बच्चे के साथ में उसका पदस्थापन आकलन करते हैं। प्रति वर्ष होता है, वो कहलाएगा पदस्थापन। हर वर्ष किया जाता है साल के शुरुआत में, सत्र के शुरुआत में। लेकिन बेसलाइन या आधार रेखा जो आकलन है ये किया जाता है अगर बच्चा दूसरी कक्षा से प्रवेश ले रहा है और आयु के आधार पर प्रवेश ले रहा है, तो उसको कुछ पढ़ाकर जानकारी देकर उसका कक्षा स्तर जांचा जाता है। क्योंकि एडमिशन RTE के बाद से, जब से RTE लागू हुआ है, तो उसके बाद से एडमिशन जो है सरकारी विद्यालयों में वो आयु के आधार पे दिए जाने लगे। तो आयु के आधार पे एडमिशन देने के बाद बच्चे को जांचा जाता है। अगर वो तीसरी कक्षा में हम उसको आयु के आधार पे प्रवेश दे रहे हैं, तो वो तीसरी कक्षा के स्तर का है या नहीं है। तो तीसरी कक्षा के अगर स्तर का नहीं है तो उसे यहां 2 समूहों में बांटा जाता है। अगर उस कक्षा के स्तर का है तो हम उसे कहते हैं समूह 1। यदि तीसरी कक्षा से कम स्तर का है तो उसे देते हैं समूह 2। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 चीजें हैं, एक है बेसलाइन और एक है पदस्थापन। पदस्थापन आकलन हर वर्ष किया जाता है और बेसलाइन जब बच्चा एडमिशन लेता है तब किया जाता है। दोनों का उद्देश्य बच्चे का क्या ध्यान करना, स्तर पता करना। अगर बच्चा उस कक्षा स्तर का है तो उसे समूह 1 में रखा जाता है। अगर बच्चा उस कक्षा स्तर से कम का है तो उसे समूह 2 में रखा जाता है। अगर बच्चे को समूह 1 में रखा जाता है तो उसे ग्रेड्स दी जाती है, जिसे जो बच्चा स्वतंत्र स्वयं अपना कार्य कर ले उसे A ग्रेड, जो शिक्षक की मदद से करे वो B ग्रेड, और जो थोड़ा कमजोर है और अधिक मदद की आवश्यकता उसे C ग्रेड दी जाती है। तो इस प्रकार एक CCE फंक्शन करती है, या CCE जो अपन ने बात की समन्वित कार्यक्रम SIQE का जो ताना बाना है वो रचा गया है। तो दोस्तों SIQE से रिलेटेड हमने सभी प्रश्न लिए हैं। इन प्रश्नों को ढंग से समझने, हल करने के बाद आपको अन्य कोई गाइड या ज्यादा छानबीन या ज्यादा देखरेख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके समस्त प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। ज्यादातर हमने प्रश्नों को इसमें समाहित कर लिया है। तो अगले वीडियो या अगले नवाचार में हम जल्द ही मिलेंगे। आप इन प्रश्नों पर अभ्यास कीजिए और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।